So now we'll talk in today's class about the type of rashis. राशि कितने तरह की होती हैं। राशियों का क्लासिफिकेशन है, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। बार बार ये टर्म्स यूज होंगी तो आपको एकदम से समझ में आनी चाहिए कि हम किस राशि की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से जब हम एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो टाइप ऑफ राशियों का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको लाइटली ना ले, अच्छे से रिवाइज कर लें। 1 मिनट देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है ऑड, उन्हें ही हम मेल या मेलिफिक, तीनों एक ही बात है। ऑड राशि को हम मेल या पुरुष राशि भी बोलते हैं, विषम नंबर की जो राशियां हैं, और उन्हें हम अशुभ राशियां भी बोलते हैं। अब कहीं कहता है अशुभ राशि, आपसे कहता है पुरुष राशि। ये ऑड का मतलब तो हम समझते ही हैं, विषम जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो वो तो हमें पता चल ही जाएगा। मगर आपसे पुरुष राशि कहा जाए या आपसे कहा जाए कि अशुभ राशियों में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो अशुभ राशियां कौन सी होंगी या पुरुष राशियां कौन सी होंगी जिनका नंबर ऑड होगा, वो होंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन राशियों को अशुभ और पुरुष राशि भी बोलते हैं। ऑड तो इनका नंबर है, इसलिए इन्हें ऑड राशि बोलेंगे। जब हमने ऑड राशि या विषम राशियों की बात की तो इवन राशियों की भी बात करेंगे। इवन राशियों को फीमेल या उन्हें हम बेनिफिक राशियां भी बोलते हैं। तो इवन मीन सम राशियों को हम स्त्री या शुभ राशियां भी बोलते हैं। तो सम राशियां कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आप कहीं पढ़ रहे हो और आपसे कहे कि वो ग्रह फीमेल या स्त्री राशि में चला गया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कौन सी राशियां होंगी। या आपसे कहा है शुभ राशियों में वो ग्रह बैठा हुआ है, तो शुभ राशि हमें समझ में आनी चाहिए कि वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 होंगी। कोई ग्रह अशुभ राशि में बैठा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए हम किन राशियों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। आपको याद रखना है कि जो सम राशियां हैं वो शुभ भी है और उन्हें हम स्त्री राशियां भी बोलते हैं, विषम राशियां अशुभ और उन्हें पुरुष राशियां भी बोलते हैं। अब ये मैं यहां से हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। आगे अब हम बात करेंगे अदर क्लासिफिकेशन की। राशियों का एक और क्लासिफिकेशन होता है, उसके अंदर हम राशियों को बोलते हैं मेटल, मूल एंड जीव। मेटल, वेजिटेबल एंड लाइफ। मेटल का मतलब धातु, वेजिटेबल का मतलब मूल, जो भी वेजिटेबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जीव का मतलब लाइफ। ये 3 तरीके से सभी 12 राशियों को क्लासिफाई किया गया है। तो मेटल जो राशियां होती हैं वो मैं नंबर बता रहा हूं, 1, 4, 7, 10। 1 मीन्स एरीज या मेष राशि, 4 का मतलब कैंसर और कर्क, 7 का मतलब लिब्रा और तुला, और 10 का मतलब मकर या कैप्रिकॉन। ये मेटल को रिप्रेजेंट करती हैं। इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब हम प्रश्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी इनकी बहुत ज्यादा, कि मेटल क्या है, धातु क्या है। जब हम उसमें पढ़ेंगे कि कौन सी चीज चोरी हुई या कोई भी हमारे पास किस चीज से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया है, तो वो हम राशियों से पता करते हैं। तो उसमें आपका 1, 4, 7, 10 को मेटल, 2, 5, 8, 11 को हम वेजिटेबल, और 3, 6, 9, 12 को हम जीव या लाइफ राशियां बोलेंगे। तो इन्हें याद रखना है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर 1, 2, 3 लिखिए, 4, 5, 6 लिखिए, 7, 8, 9 लिखिए, 10, 11, 12 लिखिए, और भी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। अब जो फिर इनका राशियों का एक दूसरा और कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें कुछ राशियां हमेशा चलायमान होती हैं, चलती रहती हैं, उन्हें मूवेबल या चर राशियां बोलते हैं। कुछ राशियां हमेशा स्थिर होती हैं, उन्हें हम फिक्स या स्थिर राशियां बोलते हैं। और तीसरी राशियां कभी चलती हैं कुछ डिग्री तक और बाद में वो आपकी स्थिर हो जाती हैं, उन्हें हम द्विस्वभाव या डुअल राशियां बोलते हैं। अब जो आपकी मेटल थी 1, 4, 7, 10, वही मूवेबल या चर राशि कहलाती है। जो वेजिटेबल थी मूल, फिक्स, स्थिर, 2, 5, 8, 11, इन्हें हम स्थिर राशियां बोलते हैं। और जो लाइफ या जीव थी द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9, 12, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। इन्हें याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा चार्ट ही बनाया हुआ है, यहाँ फिर से मैं बना देता हूं फ्रंट में। देखिए ये कुंडली मैंने छोटी सी बनाई, तो आपको दिख रही होगी। तो किस तरीके से याद रखेंगे? कुंडली का ये पहला भाव है, इसमें 1 लिखे, ये आपकी चर राशि होगी, 2 लिखे, ये स्थिर होगी, 3 लिखे, द्विस्वभाव होगी।
फिर अगले में 4 आएगा, ये फिर वही आपकी चर या मूवेबल हो जाएगी। 5 में फिर स्थिर, फिर द्विस्वभाव। 6, 7 में फिर ये मूवेबल होगी। 8 में ये स्थिर। 9 ये द्विस्वभाव राशि हो जाएगी। 10 ये फिर से मूवेबल। 11 स्थिर एंड 12 द्विस्वभाव राशियां हो जाएंगी। इस तरीके से हमें याद रखना है। जो चर राशियां हैं वही मेटल या धातु है, मूवेबल। इसके बाद स्थिर है वही आपकी वेजिटेबल या मूल है, और जो द्विस्वभाव है वही आपकी तीसरी लाइफ या जीव है। अब इनमें हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, जो 3 की मल्टीपल है वो देखिए द्विस्वभाव है। इतना आसान है। 3 की मल्टीपल जो है 3, 6, 9, 12 वो द्विस्वभाव या डुअल हो गई। 1, 4, 7, 10 एक से गिनिए, 3, 3 का डिफरेंस आएगा। अब ये द्विस्वभाव राशियों के बारे में मैं बता देता हूँ। एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। पूरा जो ब्रह्मांड है उसको 12 राशियों में डिवाइड किया है। ब्रह्मांड 360 डिग्री का है या 360 डिग्री का है, तो हर एक राशि उसमें से अपना हिस्सा लेती है। वो 30 डिग्री का होता है, तो एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो ये जो चर राशि है भी 30 की है, ये भी 30 की है। मगर द्विस्वभाव राशि को इसके जो 30 डिग्री का पार्ट है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। टोटल 30 डिग्री का पार्ट है, यदि मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो जो इसके स्थिर राशि है इधर, इसके करीब वाला जो पहले 15 डिग्री है, 0 से 15 डिग्री इसमें वो होंगे स्थिर। और दूसरा जो 15 डिग्री का पार्ट है वो चर राशि के नजदीक है वाला, ये होगा 15 से 30 डिग्री तक के पार्ट को हम चर की तरह डील करेंगे, मूवेबल। तो जब भी द्विस्वभाव राशि आपने देखनी है, उसके अंदर कोई भी प्लेनेट प्लेस्ड है, यदि वो 0 से 15 डिग्री पर प्लेस्ड है तो उसे हम मानेंगे वो स्थिर है, स्थिर स्थिति में है। और 15 से 30 डिग्री तक प्लेस्ड है तो उसको हम चर मानेंगे। तो द्विस्वभाव राशि का जो पार्ट स्थिर राशि के करीब होता है, वो पहला 15 डिग्री का पार्ट को हम स्थिर मानकर चलेंगे, और जो चर राशि की तरफ होता है उस दूसरे 15 डिग्री के पार्ट को हम चर मानकर चलेंगे। तो आई होप आपको मेनली ये याद रखना है। मेटल वगैरह हम प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में याद करेंगे, मगर चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां बार बार जगह जगह आएंगी जब भी हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, इसलिए याद होना चाहिए। सिंपली आपको ये याद रखना है, 1, 4, 7, 10 चर राशि हैं, फिर उनमें एक एक ऐड कर दीजिए, 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां हैं, फिर एक एक ऐड कर दीजिए, 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशियां हैं। अब याद करने का आप जो भी टेक्निक लगाना चाहे लगा सकते हैं। ये मैं अब यहां से हटा देता हूं। इनका फिर राशियों का और क्लासिफिकेशन है, देखिए। ये पूरा एक टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। हमें एस्ट्रोलॉजी तभी समझ में आएगी, हम ये रेगुलरली यूज करेंगे कि ये चर राशि है, तो आपको पता होना चाहिए हम किन राशियों की बात कर रहे हैं। अब आ जाता है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है। अग्नि, फायर, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्व हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। एक आकाश तत्व होता है, उसकी बात नहीं कर रहे। तो हमारे 5 तत्व होते हैं, उनमें से 4 तत्व हैं। राशियां भी उन 4 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। निकालने का तरीका क्या है, देखिए आपको ये सीरियल याद रखना है। सबसे पहले अग्नि आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर वायु आएगी और एंड में जल आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लिखते जाइए। अग्नि 1 होगी, पृथ्वी 2, वायु 3, जल 4, फिर से 5 अग्नि हो जाएगी, 6 पृथ्वी, 7 वायु, 8 आपका जल हो जाएगी, फिर 9 फिर अग्नि हो जाएगी, 10 पृथ्वी, 11 वायु एंड 12 जल हो जाएगा। वाटरी साइन बोलते हैं। तो एक एक तरीके की 3 राशियां हैं, वो आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। इनमें 4 का डिफरेंस होता है। जो फायर या अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9 ये याद होनी चाहिए हमेशा। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं 2, 6, 10। इसी तरीके से वायु तत्व की राशियां हैं वो 3, 7, 11, और जल तत्व की राशियां हैं वो हैं 4, 8, 12। तो राशियों का मैंने सिग्निफिकेशन बताया था, तब मैंने कहा था कि ये जल तत्व की राशि है, तो ऐसे पर्सन इमोशनल होते हैं, जल्दी से आंसू आ जाएंगे उनके, सेंसिटिव होंगे, जल तत्व की राशि होगी। वायु तत्व की राशि है वो आपके उड़ते हैं, उनके विचार होते हैं बड़े बड़े, इस तरीके से हमने सिग्निफाई किया था। पृथ्वी तत्व की राशि है वो थोड़ा जड़ होंगे, जल्दी से बदलेंगे नहीं। फायर तत्व की राशियां हैं, ऐसे लोगों के अंदर फायर होगी, अग्नि होगी, ऊर्जा होगी बहुत ज्यादा। इस तरीके से इन राशियों के तत्वों का हम यूज करते हैं। तो आपको चारों तरह की राशियों का पता होना चाहिए। अब इन्हीं का एक दूसरा सिग्निफिकेशन है, यहाँ पे डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती हैं राशियां। ईस्ट, जो अग्नि तत्व की राशि है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। पृथ्वी तत्व की राशि साउथ को, वायु तत्व की राशि वेस्ट को, और जल तत्व की राशि नॉर्थ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। अभी मैं डायग्राम में भी आपको बनाकर बता दूंगा। इसी तरीके से ये
4 वर्णों को भी रिप्रेजेंट करती है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड ब्राह्मण, ये 4 वर्ण माने जाते थे। उन चारों वर्णों को भी ये राशियां रिप्रेजेंट करती हैं। इन राशियों के वर्णों से या मतलब कोई जाति से नहीं है, उनका बिहेवियर किस तरीके का है उससे हम इसको लिंक करेंगे। जैसे अग्नि तत्व की राशि है, इन्हें ईस्ट डायरेक्शन और क्षत्रिय बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर फायर होती है। पृथ्वी तत्व की राशियों को साउथ या वेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड राशियां हैं, धन से रिलेटेड राशियां हैं। वायु तत्व की राशियों को वेस्ट डायरेक्शन या शूद्रा बोलते हैं और जल तत्व की राशियों को हम ब्राह्मण भी बोलते हैं 4, 8, 12। अब इनको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं। यदि हम डायरेक्शंस को लें तो हम प्लेन ऑफ पेपर में जो डायरेक्शंस बनाते हैं, ये सबसे पहले ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे ये हमारी साउथ डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है और ये ईस्ट होती है। इस तरीके से डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि अब आपको इन्हें याद रखने का तरीका दूसरा मैं बता देता हूँ। ईस्ट से 1 लीजिए, यहाँ पे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। जब भी आपको डाउट हो, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं आसानी से कि कौन सी डायरेक्शन को कौन सी राशि रिप्रेजेंट कर रही है। जो ईस्ट डायरेक्शन को जो राशि रिप्रेजेंट करती है वही हमारी अग्नि तत्व की राशि भी है और वही क्षत्रिय को भी बिलोंग करती है। तो अग्नि तत्व की ये फायर भी होगी और क्षत्रिय को भी बिलोंग करती है यही। इसी तरीके से जो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ये पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थ राशि है और ये वैश्य को भी रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से जो तीसरी वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है 3 से 11, ये वायु या एयर तत्व की राशि है, एयरी साइन भी बोलते हैं इसको, और ये शूद्र को रिप्रेजेंट करती है। और चौथी जो 4, 8, 12 राशियां हैं, ये ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करती है, जल तत्व की राशियां हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तीसरा मैं और याद रखने का तरीका बताऊंगा, कुंडली में कौन सी डायरेक्शंस क्या होती हैं। जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें भी डायरेक्शंस आपको याद रखनी है, तो वो डायरेक्शंस भी अभी आप याद रखिए, आज के बाद आप याद रखिए। इसमें डायरेक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो लोग वास्तु वगैरह करते हैं वो भी इसको हम यूज करते हैं वास्तु में, तो मौका लगेगा तो हम वास्तु भी पढ़ेंगे। ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, जो पहला भाव होता है। ये 10वां भाव होता है, ये साउथ डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है और ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है। कुंडली का जो पहला भाव है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का 10वां भाव साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का 7वां भाव वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चौथा भाव नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर जो यहाँ पे भाव आएगा ईस्ट और वेस्ट के बीच में, उसको साउथ ईस्ट बोल देंगे। वेस्ट और साउथ के बीच में जो ये डायरेक्शन आएगी इसको हम साउथ वेस्ट बोल देंगे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी इसको नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन जो आएगी उसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईशान कोण बोलते हैं। ये आग्नेय कोण हो गया। तो इस तरीके से हम इनको डायरेक्शंस को याद रख सकते हैं, कुंडली के अंदर कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ वेस्ट होगी। तो ईशान कोण आप मानते हो इसका लॉर्ड जुपिटर होता है। ईस्ट डायरेक्शन को सन रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट डायरेक्शन को यहां पे सैटर्न या शनि रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न या शनि रिप्रेजेंट करता है। साउथ डायरेक्शन को मंगल या मार्स रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ डायरेक्शन को हम कंसीडर करके चलते हैं मरकरी या बुध रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से डायरेक्शंस के लॉर्ड बना रखे हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम कहते हैं कि इसको वीनस रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को राहु रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके से सभी डायरेक्शन होगी। इसको मून रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को। तो ये सभी डायरेक्शंस हैं। तो हम घरों में कहते हैं ना कि हमें किचन यहाँ पे रखनी चाहिए, हमें मंदिर यहाँ पे रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बेडरूम यहाँ पे रखना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक्चुअली वाटर, ये दोनों वाटरी प्लैनेट्स हैं, तो वाटर से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पर नहीं रखते। ये अग्निकोण भी कहलाते हैं, ये अग्निकोण है। अग्निकोण जो होता है, अग्नि और वाटर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता। खैर इससे रिलेटेड ये मैंने आपको ऐसे ही रेफरेंस में आया है तो बता दिया है।
बाकी ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। ये हमें डायरेक्शन 4 जरूर पता होनी चाहिए कि ईस्ट डायरेक्शन ये पहला भाव रिप्रेजेंट करता है, साउथ डायरेक्शन को 10वां भाव रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट डायरेक्शन को 7वां भाव और नॉर्थ डायरेक्शन को 4था भाव रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी जो राशि है, आपसे यदि कहा जाए अग्नि तत्व की राशि तो आपको पता होना चाहिए 159। इसके बाद यदि पृथ्वी तत्व की राशि कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए 269। अब याद नहीं है तो आपको निकालने के तरीके पता होने चाहिए जिस तरीके से मैंने बताया है। तो ये क्लासिफिकेशन एक और था। अब हम और कुछ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पर। जब ये राशियां राइज करती हैं, मैंने कहा था लग्न क्या होती है, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है या पूर्वी भाव है, वहां पर राशियां ऊपर की तरफ उठ के आती हैं और हमें दिखाई देना शुरू करती हैं। इसको हम राइजिंग ऑफ राशि बोलते हैं। तो राशियों की एक शेप होती है, जैसे हम लोगों की एक शेप है। तो कोई राशि अपने फेस की तरफ से, मुंह की तरफ से ऊपर उठती है और कुछ राशियां अपनी बैक साइड से ऊपर उठती हुई नजर आती हैं। तो जो फेस की तरफ से उठती हैं ऊपर राशियां, उन्हें हम बोलते हैं हेड, और जो बैक से होती हैं पृष्ठोदय राशियां होती हैं, ये शीर्षोदय राशियां कहलाती हैं हिंदी में। जो हेड से उठती हैं उन्हें बोलते हैं शीर्षोदय, शीर्षोदय। जिनका सिर या फ्रंट साइड पहले दिखाई देती है। एक होती है पृष्ठोदय, पृष्ठोदय। ये आपके हेड से मतलब फ्रंट साइड से ऊपर उड़ती हुई दिखाई देती हैं ओरिजिन पे। ये बैक साइड से उड़ती हुई दिखाई देती हैं। और तीसरी होती हैं जो कि कहीं से भी हो सकती हैं, उन्हें डुअल बोलते हैं। कभी फ्रंट साइड से और कभी बैक साइड से, उन्हें डुअल राशियां बोलते हैं। तो जो बैक से उठने वाली राशियां होती हैं वो होती है आपकी, सबसे पहले हेड से उठने वाली राशियां याद करने का मैं तरीका बताता हूं, जिन्हें हम शीर्षोदय राशियां बोलते हैं। ये याद होने चाहिए। सारी राशियां आपकी प्रश्न कुंडली में यूज होंगी। जब हम प्रश्न कुंडली लगाएंगे, जिन लोगों की टाइम ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती, तो उनके प्रश्नों का आंसर देने के लिए प्रश्न कुंडली आना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी अधूरी है जब तक हमें प्रश्न कुंडली नहीं आती। तो इसमें सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप शीर्षोदय हेड राइज राशियों को याद रख लीजिए। 5, 6, 7, 8 होते हैं इसमें चारों, और 3 और 11 ये राशियां शीर्षोदय राशियां हैं। ये लन का करना इजी है। 5, 6, 7, 8 हो गए और 3, 11। 12 जो होती है ये उभोदय, दोनों तरफ से उठती है, डुअल। इसको उभ योदय बोलते हैं, उभ योदय राशि। तो उभयोदय राशि दोनों तरफ से राइज करती है, ये 12 है। तो ये 7 राशियां खत्म हो गई। इसके अलावा जो भी राशि बची उन्हें पृष्ठोदय या बैक राइजिंग राशियां बोलते हैं। हेड राइजिंग, बैक राइजिंग, डुअल राइजिंग। तो हेड राइजिंग को हम शीर्षोदय, बैक राइजिंग को पृष्ठोदय और डुअल राइजिंग को उभयोदय राशियां बोलते हैं। तो जो शीर्षोदय है वो है 3, 11, 5, 6, 7, 8। इन्हें अच्छी राशि माना जाता है प्रश्न कुंडली में। पृष्ठोदय को बढ़िया नहीं माना जाता। तो पृष्ठोदय कौन सी है? 1, 2, 4, सॉरी इट इज 5, 6, 7, 8, गलत लिख दिया। 7, 8 काउंटिंग में गड़बड़ होगी, तो आप करेक्ट कर लेना। इसको नंबर मैंने सही लिखा है, केवल उनकी पोजीशन गलत लिख दी है। तो जो 1, 2, 4, 9 एंड 10, इन राशियों को हम पृष्ठोदय या बैक राइजिंग राशियां बोलते हैं। तो आपको ये याद होनी चाहिए कौन सी शीर्षोदय राशियां हैं। तो एक याद कर लें शीर्षोदय, 5, 6, 7, 8, 3, 11। 12 जो होती है आपका उभयोदय होती है। तो बाकी सब आपकी पृष्ठोदय राशियां हो जाएंगी। उसमें 1, 2, 4 के बाद 9, 10, ये 5 राशियां हैं। अब आता है नेक्स्ट, रात के बलि और दिन के बलि। क्या मतलब है इसका? स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग नाइट एंड स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग डे। रात की बलि राशियां रात में स्ट्रॉन्ग होती हैं और दिन की बलि राशियां दिन में स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए उन्हें रात के बलि और दिन के बलि कहे जाते हैं। रात की राशियां यदि लग्न है तो हम जनरली बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में हम देखते हैं कि नाइट में यदि किसी नेटिव का बर्थ हुआ है तो हम देखते हैं कि उसकी लग्न के अंदर रात्रि बलि राशि होनी चाहिए, और दिन में बर्थ हुआ है तो उसकी लग्न के अंदर
दिन में जो बली राशि है वो होनी चाहिए। ऐसा ये 100% रूल नहीं है, मगर जब हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग रात में होती है, रात के बली और दिन के बली, मैं आपको इसको लर्न करने का फिर से एक तरीका बता रहा हूँ। रात्रि बली राशियों के लिए वही आप शीर्षोदय राशियां ले लो, 5, 6, 7, 8। शीर्षोदय में 3, 11 था, 3 को हटा दो, बाकी सारी राशियां रात्रि बली राशियां हो जाती हैं। और 12 लगा दो। जो शीर्षोदय राशियां थी वो थी आपकी 5, 6, 7, 8, 3, 11। तो 3 हटा दीजिए, 11 एज इट इज रहेगा और ड्यूअल वाली को इसमें ऐड कर दीजिए। लर्न करने का तरीका है। 5, 6, 7, 8 एंड 11, 12 ये रात्रि बली होंगी, और सॉरी दिन की बली होंगी, और बाकी सभी राशियां रात्रि की बली होंगी। पृष्ठोदय राशियां रात्रि बली है और शीर्षोदय राशियां दिन बली है। केवल 3 जो शीर्षोदय है वो रात्रि से जाकर कहां पे, दिन से जाकर रात्रि में चली जाएगी। फिर रिपीट कर देता हूं, बोलने में थोड़ा लैप्स हो गया। तो दिन की बली राशियां कौन सी हैं? जो शीर्षोदय राशियां हैं उनको एज इट इज लो मैं लर्न करने का तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शीर्षोदय राशियां होती हैं 5, 6, 7, 8, 3, 11। 3 को हटा दो, 5, 6, 7, 8, 11। और अब जो उभयदय थी 12, ये सभी दिन की बली होंगी। इनके अलावा बाकी जो 6 राशियां हैं 1, 2, 3, 4 लगातार होगी, और 9 और 10, 1, 2, 3, 4, 9, 10 ये रात की बली राशियां हो जाएंगी। तो ये रात में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती हैं, ये स्ट्रोंगर हो जाती हैं, वो दिन में स्ट्रोंगर हो जाती है। इस तरीके से हमने इनका ये क्लासिफिकेशन किया। अभी हम और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब ये फर्दर क्लासिफिकेशन है राशियों का। तो राशियों का मैंने सिंबल बताया था जब राशियों के सिग्निफिकेशंस बताए थे कि कौन सी राशि किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमें मालूम है एरीज या मेष राशि को हम एक रैम, या जिसे हम बोलते हैं कि एक मेंढे से रिप्रेजेंट करते हैं, भेड़ या शीप टाइप चीज होती है। इसी तरीके से जो 2 नंबर राशि होती है टॉरस, उसको बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नंबर राशि जिसको हम मिथुन बोलते हैं, कन्या होती है 2 लड़कियां, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 नंबर राशि को कैंसर या क्रैप से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 नंबर राशि को लियो या सिंह से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 नंबर राशि को कन्या वर्गों को हम कन्या एक लड़की से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 लिब्रा या तुला को हम एक तुला या तराजू से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 स्कॉर्पियो या वृश्चिक है, उसको हम एक वृश्चिक से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 सेजिटेरियस है धनु, तो उसमें नीचे एक घुड़सवार होता है, उसके ऊपर एक धनुर्धारी होता है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 10 नंबर राशि जिसको कैप्रिकॉन या मकर बोलते हैं, उसमें एक मगर होता है, उसके आगे एक कोई भी एनिमल होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे 11 नंबर राशि को हम कुंभ या जो एक्वेरियस है उसको एक लेडी हाथ में एक घड़ा लेकर खड़ी है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 नंबर राशि को हम 2 फिशेज से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन या पाइसेस को। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनको इस तरीके से नाम दिया हुआ है, बाइपैड या द्विपद, क्वाड्रापैड या चतुर्पद, जलचर और कीट, 4 टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। तो आपको राशियों का सिंबल बताया तो आपको क्लासिफिकेशन अपना आप ही समझ में आ जाएगा कि हमें मालूम है कौन सी राशि किस तरह की होती है। बाइपैड का मतलब ऐसी राशियां जो 2 पैरों पर चलती है। तो आपने जितने भी सिंबल बताए हैं उस पर मैं बताऊं, 2 पैरों पर चलने वाली राशियां 3 होगी। जेमिनाइन, तो जेमिनाइन को हम क्या करते हैं, 2 लड़कियां होती हैं कन्याएं, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके 2 पैर होते हैं, इसलिए इसे बाइपैड या द्विपद का है। फिर जो 6 नंबर वर्गो राशि को भी हम एक कन्या से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके 2 पैर होते हैं, इसलिए बाइपैड का है। फिर 7 तुला, तुला या लिब्रा में हमें मालूम है कि 2 पल्ले होते हैं एक तराजू में, तो इसलिए इसको हम बाइपैड या द्विपद राशि बोलते हैं। फर्दर आ जाता है आपका 9 सेजिटेरियस, इसका केवल 0 से 15 डिग्री जो पार्ट है वो द्विपद है। तो सेजिटेरियस को आप याद करिए, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पर्सन एक किसी 4 पैर वाले उस पर बैठा हुआ है, घोड़े पर एक धनुर्धारी बैठा हुआ है। तो धनुर्धारी जो है उसके 2 पैर हैं और घोड़े के 4 पैर हैं। तो धनुर्धारी जो है 0 से 15 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके नीचे जो घोड़ा है वो आपका 15 to 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले 15 डिग्री इसके या पहले 15 डिग्री बाइपड या द्विपद होंगे। तो 0 से 15 डिग्री हम इसको बाइपड लेंगे, और 15 से 30 डिग्री इसको हम चतुर्पद लेंगे, क्योंकि उसके 4 पैर हो जाएंगे सेजिटेरियस के। तो सेजिटेरियस को मैं आगे चतुर्पद में लूंगा। देखिए
9 साइन को 15 से 30 डिग्री चतुर्पद में लेना है। तो सजिटेरियस एक राशि ऐसी है जो इसका आधा पार्ट द्विपद है और नेक्स्ट आधा पार्ट चतुर्पद है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक वो किसी भी 4 लेग के किसी एनिमल पे बैठा हुआ है वो। इसके बाद 11 है एक्वेरियस। आपको पता है कुंभ लेकर एक कोई भी कन्या या लेडी खड़ी हुई है तो उसके भी 2 पैर हैं, इसलिए बिल्कुल याद करना बहुत आसान है, हमें सिंबल मालूम है। तो चतुर्पद की बात करते हैं जरा, क्वाड्रापेड या चतुर्पद। तो चतुर्पद में हम नंबर 1 है रैम या बेड़ा या शीप, जो भी बोलोगे उसे आप, उसके अंदर 4 पैर होते हैं इसलिए चतुर्पद हो गया। दूसरे में टॉरस है, वो बुल या बैल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके भी 4 पैर होते हैं इसलिए चतुर्पद हो गया। तीसरा आपका सिंह राशि जो है लियो, उसमें सिंह के या शेर के 4 पैर होते हैं इसलिए क्वाड्रपेड हो गया। इसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया था, सेजिटेरियस या धनु को। अब आता है कुंभ में मकर या कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन में फर्दर क्या होता है कि पीछे एक मगर है जिसके 4 पैर होते हैं और उसने किसी 2 पैर वाली चीज को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है, तो उसका पहले हिस्से में 2 पैर वाली चीज है, इसलिए इसकी फर्स्ट 15 डिग्री को हम क्वाड्रपेड बोलते हैं। वो फर्स्ट 15 डिग्री को क्वाड्रपेड बोलते हैं, सॉरी। पहले 15 डिग्री जो मगर है उसको हम 15 डिग्री को क्वाड्रपेड बोलेंगे, और इसका दूसरा जो 15 डिग्री होगा 15 to 30 डिग्री, उसको हम इसका जलचर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी जलचर आती है। इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कैप्रिकॉन को अपोजिट में बोल गया था कि कैप्रिकॉन या मकर राशि के अंदर 2 पार्ट है। उसमें एक मगर है जो कि वाटर के अंदर है और उसने किसी भी 4 पैर वाली किसी चीज को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो जो पहले 15 डिग्री है वो 4 लेग वाला कोई भी एनिमल है, इसलिए 0 से 15 डिग्री क्वाड्रपेड होगा, और जो 15 से 30 डिग्री उसको हम इसको जलचर बोलेंगे क्योंकि वो पार्ट जल के अंदर है। तो तीसरा क्लासिफिकेशन जलचर है। तो जलचर में साइन 4 आता है। आपको मालूम है कि 4 साइन जलचर क्यों आता है, क्योंकि क्रैब या केकड़ा जिसे हम कैंसर साइन को जो रिप्रेजेंट करता है वो वाटर में रहता है, तो वाटर में रहने से मतलब है जलचर। जो भी वाटर में रहेगा वो उसे जलचर बोलते हैं। इसी तरीके से 12 साइन है, वो पाइसेस है जिसके अंदर 2 फिश या मछलियां मूव कर रही हैं, मछलियां भी वाटर में रहती हैं, इसलिए इसको भी हम जलचर राशि बोलते हैं। और ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था, कैप्रिकॉन को हम जो उसका सेकंड आपको जलचर बोलते हैं, फर्स्ट आपको उसके हम क्वाड्रपेड बोलते हैं। और चौथा क्लासिफिकेशन है बहुपद या कीट। 8 है, आपको पता है वृश्चिक या बिच्छू या स्कॉर्पियो के बहुत सारे पैर होते हैं, इसलिए इसको बहुपद या कीट बोलते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन किया है राशियों का। अब फर्दर और क्लासिफिकेशन पर जाते हैं। राशियों को फर्दर क्लासिफाई किया है। 3 तरीके के गुण होते हैं, किस करेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी पर्सन में, इसी तरीके से राशियों में भी 3 तरीके के करेक्टरिस्टिक होते हैं। एक होता है सात्विक, दूसरा होता है रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण वो होता है जो दूसरों के वेलफेयर के लिए व्यक्ति काम करता है, अपने लिए नहीं काम करता। जिसमें सद्गुण होते हैं वो क्या करता है, और लोगों के भले के लिए काम करता है, उसमें सत्वगुण होते हैं। अब ये नोट कर लीजिए व्हाट इज सत्वगुण। जो एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं वो स्टूडेंट, उनकी एग्जाम में चीज आ सकती है कि सत्वगुण क्या होता है। सात्विक, वर्क डन विद गुड इंटेंशंस। आप सही इंटेंशन से जो भी काम करोगे उसे हम सत्वगुण बोलेंगे। रजोगुण होता है टू वर्क डन टू अचीव समथिंग। यहाँ पे अचीव नहीं कर रहा, वो अच्छी इंटेंशन से कर रहा है, कुछ अचीव हो जाता है तो ठीक है। रजोगुण में वो कर रहा है काम, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो कुछ अचीव करने के लिए कर रहा है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ये तो गुड इंटेंशन से कर रहा है जो सात्विक है, और जो राजसिक है वो कर रहा है टू अचीव समथिंग, इंटेंशन उसकी जो भी हो। और जो तमोगुण तीसरा आ जाता है, तामसिक जिसे हम बोलते हैं, तो वो अपना अचीव करने के लिए दूसरे लोगों का नुकसान भी कर सकता है। ही कैन हार्म अदर पर्सन टू अचीव समथिंग। तो इस तरीके के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पर्सन के अंदर, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। सत्वगुण मींस डू सम वर्क विद द गुड इंटेंशंस, रजोगुण मींस वो कुछ काम करेगा टू अचीव समथिंग, और तमोगुण का मतलब हो गया वो काम करेगा अपने फायदे के लिए, इसमें किसी दूसरे का उसको नुकसान करना हो तो भी कर देगा। तो सत्वगुण में वो राशियां आती हैं, या सतगुण में या सात्विक के अंदर वो राशियां आती हैं जो आपके दोनों ल्यूमिनरीज मतलब चंद्रमा और सूर्य की राशि है 4 और 5, और गुरु जुपिटर की राशि है वो सत्वगुण में आती हैं तीनों, सूर्य, चंद्रमा और गुरु। तो 4, 5, 9 और 12 राशियां ये सत्वगुण राशि हैं।
सात्विक राशि यदि आपसे कहे तो ये सात्विक राशि है। फर्दर आती है राजस्विक राशियां, रजोगुण। तो वो आपका कुछ अचीव करने के लिए काम करेगा। तो शुक्र और बुध, वीनस और मरकरी की राशियां आपकी होती हैं, वो रजोगुण राशियां होती हैं। तो वीनस शुक्र की राशि 27 और मरकरी की 36, ये आपकी राजस्विक राशियां हैं। और तमोगुण दोनों अशुभ ग्रह जिन्हें हम मानते हैं, मंगल और शनि की राशियां तमोगुण या तामसिक राशियां होती हैं। तो मंगल की राशि 1 और 8 और शनि की राशि 10 और 11 तामसिक राशियां होगी। तो यहाँ पर आकर ये मेरा पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। राशियों के मैंने अलग अलग आपको टाइप बता दिए। आई होप कि इसमें सभी तरीके का एरिया कवर हो गया है। आप इन्हें याद कर लें, और एक बार में याद नहीं होता तो उसे रोजाना 5-10 मिनट देकर रिवाइज करें। मगर आपको ये याद करना है, आगे एस्ट्रोलॉजी में हम तभी बढ़ पाएंगे। अब जो प्लेनेट है उनको भी इसी तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। जो बीवीवी के स्टूडेंट्स हैं उनकी ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए वो इसे इस तरीके से याद करें। बाकी लोग इसको वैसे ध्यान रखें कि आपके प्लेनेट किस तरीके के होते हैं। तो वो 4 वर्णों के हिसाब से प्लेनेट को भी 4 वर्णों में डिवाइड किया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे कास्ट से कोई मतलब नहीं है, वो प्लेनेट के किस तरीके के कार्य करते हैं। क्योंकि 4 वर्ण भी कास्ट से लिंगड़े नहीं थे, कामों से लिंक थे। जो पूजा पाठ का काम करते थे वो ब्राह्मण थे, इसलिए जो ब्राह्मणों जो गुरु हैं सभी के, वो दोनों प्लेनेट एक्चुअली ब्राह्मण प्लेनेट है। वो हो गया जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर देवताओं के गुरु और वीनस राक्षसों के गुरु। तो उस टाइम पर जो भी लोग पढ़ाने का काम करते थे, गुरु का काम करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। ये कास्ट नहीं थी, ये कर्म था। अब दूसरा आता है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय वो जो कि आपका सेना में काम किया करते थे, लड़ने के लिए अपनी सेवाएं दिया करते थे, वो क्षत्रिय होते थे। योद्धा जो होते थे, तो योद्धाओं को जो 2 प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है मंगल मार्स एनर्जी का कारक है और सन अथॉरिटी या राज का कारक है। तो सन एंड मार्स, इन दोनों को हम क्षत्रिय प्लेनेट बोलते हैं। वैश्य वो होते थे जो व्यापार करते थे और पैसा कमाना जिनका पर्पस होता था, लोगों की सेवा थी ये भी एक तरीके की। वो कहीं से चीज लाकर दूसरी जगह देते थे, तो वो इस तरीके की सेवा करते थे। सभी लोग सेवा करते थे। ब्राह्मण एक तरह की सेवा करता था, लोगों को ज्ञान देता था। क्षत्रिय दूसरी तरीके की सेवा करता था, आपकी सीमाओं की रक्षा करता था, राज की। वैश्य तीसरे तरीके की सेवाएं करता था, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं से भी लाकर वो करता था, व्यापार। तो वैश्य को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारे 2 प्लेनेट है, मून एंड मरकरी। चंद्रमा मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट है, देखिए मून एंड मरकरी सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, वैश्य को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे गुस्से वाले एनर्जी वाले प्लेनेट क्षत्रिय को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु जो शुभ प्लेनेट है दोनों, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, जो ज्ञान देगा वो सबसे शुभ होगा, इसलिए शुभ प्लेनेट दोनों वीनस और जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। और शूद्र शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेवक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, वो समाज की सबसे बड़ी सेवा करते हैं, सबसे लोली पेड़ होते हैं और सबसे बड़ी सेवा। एक्चुअली इनका ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट है। शूद्र जो सबसे बड़ी सेवा करता है वो शूद्र है और वो शनि है। तो इस तरीके से इस चारों प्लेनेट को हमने एक और वे में क्लासिफाई किया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। राशियों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिससे आपको याद रह सके। तो आप यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको लर्न करने में हेल्प मिलेगी। नमस्कार।